नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपिका यादव है। मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ और आप सुन रहे हैं आपके अपने चैनल दीप्ति यादव हरियाणा को। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो आज जो मैं एक टॉपिक आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो मैंने आज की जनरेशन के हिसाब से फील किया इस चीज़ को कि लाइक दैट लोग कहते हैं हमने इतना इम्प्रूवमेंट कर लिया, हम लाइफ में इतना आगे बढ़ गए, इतनी अचीवमेंट्स की। तो उन सब के बीच हम कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर रहे हैं। तो उन सब बातों को मैंने कुछ लाइनों के द्वारा आप सब लोगों को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स होते हैं या कुछ समझ नहीं आता है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैं दूसरी वीडियो बना करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगे और आप लोगों को समझ आए, और समझने के साथ साथ आप लोग इसे फॉलो करें, क्योंकि एक अकेले इंसान के करने से कुछ नहीं होता। और अगर कुछ लोग मिलकर के सहयोग करेंगे एक चीज़ को करने का, तो वो डेफिनेटली 100% सक्सेस होती है उसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं कि हम लोग चांद पे पहुंच गए, लेकिन क्या फ़ायदा उस चीज़ का जब 6 बजे के बाद हम लोग अपने घरों से लड़कियों को बाहर नहीं भेज सकते। भले ही इस समाज में लड़की प्लेन चलाती हो, फाइटर जेट तक क्यों ना चलाती हो, लेकिन उस लड़की की जब शादी होती है तो उस दिन उसको धीरे धीरे चल के ही स्टेज तक जाना होता है, और वो भी 4 लोग उसको पकड़ के लेके जाते हैं। उसको आजकल हम फैशन का नाम दे रहे हैं, और वही लड़का अपनी शादी के दिन बिल्कुल फ्री होता है। उसको एक दिन का नकली राजा बना देंगे, उस एक दिन के लिए उसको नकली राजा बना देंगे। एक लड़की ने भले ही पीएचडी कर रखी हो, लेकिन अगर उसको घर से बाहर थोड़ी दूर कुछ काम है इम्पोर्टेंट, या आप कुछ भी कह सकते हैं, उसको घर से बाहर कहीं थोड़ी दूर जाना है, तो उसके पीछे हम 5-10 साल का एक छोटा बच्चा लगा देते हैं। और ऐसे ही हमारी सोसाइटी 10% दहेज पकड़ाकर वो लड़की तब बड़ी होती है, उसको दूसरों के घर विदा कर देते हैं। बाकी के 90% पर उनका राजा बेटा, कुल का दीपक, वो राज करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की 50% पॉपुलेशन 6 बजे के बाद कर्फ्यू में चली जाती है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वेलिटी, इन सब की धज्जियाँ उड़ जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं एक फीमेल सबसे ज़्यादा अनसेफ कहाँ रहती है, तो मोस्टली लोगों को यही लगता है कि जब वो घर से बाहर रहती है, तो उनको सबसे ज़्यादा अनसेफ फील होता होगा। उनको सबसे ज़्यादा खतरा घर के बाहर रहता है, जब वो ट्रैवल कर रही होती है अनजान लोगों या अनजान जगह में जब वो रहती है, तो उनको सबसे ज़्यादा खतरा होता होगा। मैं भी यही सोचती थी जब तक मेरे पास डेटा नहीं आया था, और ये डेटा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँगी। आज की डेट तक लड़कियों के ऊपर जितने भी फिजिकल वायलेंस के केस हुए हैं, उनमें से 70% घर के अंदर हुए हैं। और आज की डेट तक जितने भी रेप केस हुए हैं, उनमें 90% विक्टिम के घर के अंदर, उसके घर के या उसके पास के या उसके दूर के किसी जानने वाले रिश्तेदार या नॉन पर्सन द्वारा ही किए जाते हैं। एक लड़की के पैसे घर के बाहर चोरी हो जाए, उससे ज़्यादा चांसेस है कि वो उसकी मर्जी के बिना उसके पैसे घर में ही ले लिए जाए। 5 लाख लड़कियों को हम हर साल मार देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लड़कियां हैं। 63 मिलियन 6 करोड़ 30 लाख लड़कियों को हमने इस दुनिया में आने ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो लड़कियां हैं। और ये सारे डिसीजंस घर में बैठकर लिए जाते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर हर किसी के पास साम्राज्य बहुत अधिक है। तो हर किसी को अपना वंश चलाने के लिए एक लड़के की ज़रूरत होती है। कहने को एक लड़का और एक लड़की बराबर होती है, जब वंश की बात आती है तो एक लड़का ही आगे आता है। जो इंसान सिगरेट भी उधार लेकर पीता है, उसको भी अपना साम्राज्य चलाने के लिए एक लड़के की ही ज़रूरत होती है। और ये जो भी डेटा मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है। ये मैं अपने मन की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं सबको लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। तो इस डेटा से इतना तो समझ आ गया कि लड़कियां बाहर की बजाय अंदर अनसेफ है, और लड़कियां लोगों की सेकंड प्रायोरिटी है। अब इंडिया की पॉपुलेशन में 48% फीमेल है, 52% मेल है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि हमारी 48% फीमेल्स लोगों की सेकंड प्रायोरिटी बन गई है? तो इसका रीज़न बहुत सिंपल है। जो कमज़ोर होता है उसको दबाया जाता है। आपसे पंगा वही लेगा जिसको लगेगा कि आपसे पंगा लेके वो बच सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि लड़कियां वीक है? ऐसा नहीं है।
भगवान जी ने लड़का और लड़की को एकदम बराबर बनाया, दोनों में सिमिलैरिटीज़ रखी है, डिफरेंस कुछ नहीं रखा। कुछ डिफरेंस रखे हैं तो वो डिफरेंस इसलिए रखे हैं ताकि ये जो संसार का चक्र है वो कंटिन्यूसली चलता रहे, और इसलिए नहीं रखा कि कौन महान बनेगा, कौन डिसीजन लेगा, कौन कार चलाएगा, कौन प्लेन चलाएगा, या कौन घर के अंदर रहेगा, कौन बाहर जाएगा, कौन कब कहाँ कितने बजे तक। ऐसा सोचने और समझने के लिए नहीं रखा। अगर फिजिकली स्ट्रेंथ की बात की जाए, फिजिकली स्ट्रांगनेस की बात की जाए, तो महान दुनिया के ऊपर सारे पहलवान ही रोल कर रहे होते, तो लड़कियां वीक तो नहीं है, लेकिन इसको बहुत ही पर्पसली तरीके से वीक बनाया जाता है और प्रॉपर प्लानिंग के साथ वीक बनाया जाता है। इसकी ट्रेनिंग बचपन से ही स्टार्ट कर दी जाती है। जैसे ही बच्चा होता है, तो अगर लड़की होती है तो बेबी डॉल, घर के सारे केयरिंग और कोऑपरेटिव गेम्स उसको दे दिए जाते हैं, और एक लड़का होता है तो उसे गन पकड़ा दी जाती है, कार रेसिंग, सुपरमैन, सारे अग्रेसिव और कॉम्पिटिटिव गेम्स उसको दे दिए जाते हैं। ये बच्चों की चॉइस नहीं होती, ये उनकी चॉइस बनाई जाती है हम सब पेरेंट्स के द्वारा। लड़कियों की तरह भाग रहा है, लड़कियों की तरह कपड़े पहने हुए, लड़कियों की तरह रो रहा है। माँ बाप ये सारी बातें जब लड़कों को बोल रहे होते हैं, तो वही उनकी बहन जो एक लड़की है वो सुन रही होती है, तो वो क्या सोचेगी कि लड़कियों की तरह भागना यानी कि बहुत बेकार होते हैं। एक लड़की लड़के के कपड़े पहन सकती है, लेकिन अगर एक लड़का लड़की के कपड़े पहन लेगा, तो लोग ऐसे करते हैं जैसे उसने किसी बहुत छोटे आदमी के कपड़े पहन लिए हो। एक एज आते ही लड़की को समझा दिया जाता है कैसे बैठना है, कहाँ जाना है, घर कितने बजे तक आना है, लेकिन एक लड़के के लिए पूरी फ्रीडम है। एक लड़का जिप खोल के यूरिनेट कर सकता है सड़क के किनारे, नॉर्मल है, लेकिन उसी सड़क पे एक लड़की स्कर्ट पहन के चली जाए तो बहुत गलत है। अगर आप देखेंगे तो दोनों में क्या नॉर्मल है, एक लड़की ने भले ही पीएचडी कर रखी है, लेकिन अगर थोड़ी दूर जाना होगा तो उसके पीछे वही 5-10 साल का बच्चा लगा देंगे। एक्चुअल में अगर गलती से उस लड़की के साथ कुछ गलत होने की संभावना हो, तो वो 5-10 साल का बच्चा कुछ नहीं कर सकता, ना उसे बचा सकता, ना वो अन्य कोई हेल्प कर सकता, लेकिन उसके बाद भी उसके पीछे वो 5-10 साल का बच्चा लगा देते हैं। और वही बच्चा जब बड़ा होता है तो वो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग और रक्षक समझने लग जाता है, और लड़कियों को वीक समझना शुरू कर देते हैं। और बचपन से ही ट्रेनिंग उसकी इस लेवल की होती है, चाहे वो पूरी दुनिया में किसी से हारना मंजूर कर सकता है, लेकिन लड़की से हारना बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक लड़का सबसे ज़्यादा कमज़ोर तब होता है जब उसको कोई लड़की रिजेक्ट करके जाती है, और कहीं ना कहीं ये जो अटैक होते हैं, रेप केस होते हैं, इनके भी पीछे कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजी काम करती है। एक इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पैसों की, किसी भी चीज़ के कंपैरिजन में एक पैसा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बैंकों में तो हर रोज़ चोरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि वहाँ का सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर वो वहाँ पे चोरी करेंगे, उनको फांसी नहीं होगी लेकिन पकड़े जाएंगे। लेकिन रेप केस हर रोज़ होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि क्रिमिनल को ऐसा लगता है कि उसका विक्टिम बहुत वीक है, और यहाँ पे अगर वो क्राइम करेंगे तो बच के निकल जाएंगे। डोमेस्टिक वायलेंस के पीछे भी यही सेम साइकोलॉजी काम करती है। जितने भी सोशल इंस्टीट्यूट हैं, मेक श्योर करते हैं कि शादी से पहले ही किसी ना किसी रस्मों रिवाजों या मतलब इन सब चीज़ों के द्वारा दिमाग में ये बात बैठाई जाती है कि लड़की लड़के से वीक होती है। और मैं ये किसी एक रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, आप किसी भी धर्म की, रिलीजियंस की, किसी अन्य मतलब जात पात या जो भी होता है उसकी आप बात उठा करके आप देख सकते हैं, सब में सेम कंडीशन, सेम कहानी होती है। ये भले ही लड़की प्लेन क्यों ना चला लो, लेकिन फाइटर जड़ तक ही क्यों ना चला लो, लेकिन शादी वाले दिन तो उसको धीरे धीरे चल के ही स्टेज तक जाना होता है, वो भी 4 लोग ही पकड़ के लेके जाएंगे। वही लड़का एकदम फ्री रहता है, उसको एक दिन का नकली राजा बना देंगे, और उस एक दिन का नकली राजा बनाने के लिए वो काफ़ी टाइम से EMI जमा करता है, और उसके नाम भी सोच समझ कर दिए जाते हैं, स्वामी, शोहर, खामिन, पति, हस्बैंड, करोड़पति, यानी करोड़ों का मालिक। पहले से ही उसको मालिक बोल रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से हमें समझाने की कोशिश की जाती है कौन मालिक कौन नौकर। हमारी सोसाइटी में ये लड़कियों के हाथ में कुछ है ही नहीं। एक सिंपल सा लॉजिक है, एक इंसान के 2 बच्चे हैं तो जो भी उसकी प्रॉपर्टी है दोनों में हाफ हाफ होनी चाहिए। हमारा रूल्स ये कहता है, लेकिन सोसाइटी ये नहीं कहती और ना करती। उसको 10% दहेज देकर दूसरों के घर विदा कर दिया जाता है, बाकी के 90% पर उनके कुल का राजा बेटा और उनका दीपक राज करेगा। वो 10% भी कहने के लिए उस लड़की का होता है। अगर वो उस पैसों से ट्रैवल करना चाहे नहीं कर सकती, कोई कोर्स करना चाहे नहीं कर सकती, कोई कार खरीदना चाहे नहीं खरीद सकती। तो एक्चुअल में
पैसा तो वो उसी का है, लेकिन उस पैसों का करना क्या है ये हम लोग डिसाइड करेंगे। आई मीन टू से उसके इन लॉज फैमिली डिसाइड करेगी। और रही बात एजुकेशन की, तो पहली चीज़ तो अगर माँ बाप के पास एक को पढ़ाने का पैसा है, अगर किसी पेरेंट्स के पास 2 बच्चे हैं और एक को पढ़ाने का पैसा है, तो वो अपने लड़के को ही पढ़ाएंगे, फिर चाहे लड़की कितनी भी टैलेंटेड इंटेलिजेंट क्यों ना हो। और इन केस अगर वो लड़की को पढ़ा देते हैं तो उनको भ्रम हो जाता है कि हमने लड़की को एजुकेशन करा दी, अब तो कहीं भी मात नहीं खाएगी। और जब उसके हाथ में कुछ है ही नहीं, तो अब चाहे कितनी भी एजुकेशन करा लो वो मात ही खाएगी। क्यों? कभी ये नहीं कहा जाता लड़कों को कि आपका भी दूसरा घर होगा, रहन सहन तौर तरीके सब चीज़ सीखो, लेकिन लड़कियों को मायके में होती है तो पराए घर जाना है, ऐसा बोला जाता है, सिखाया जाता है। ससुराल में होती है तो पराए घर से आई है। तो उनको एक्चुअल में घर कौन सा है, ये तो आज भी मेरे लिए एक रहस्य की बात है। और आप घर के बाहर नेम प्लेट भी देखेंगे तो कभी भी बहुओं का नाम घर के बाहर नहीं लिखा होगा, ताकि उनको पता रहे जब वो घर के अंदर आए तो ये घर किसका है। और गलती से अगर लड़की अपने पैसों से घर खरीद ले या माँ बाप के लिए कुछ कर रहे, तो उसका क्रेडिट भी लड़के को दे देते हैं कि भाई हमें तो भगवान ने लड़की नहीं लड़का दिया है, उसका क्रेडिट भी उसको नहीं देते। 3 में से एक औरत तो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। अगर आप नोट करेंगे तो दुनिया में कोई भी वायलेंस करता है तो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल पाने के लिए। सेम चीज़ यहाँ भी होती है, फाइनेंशियली तो उसको कमज़ोर कर ही दिया जाता है और उन पे कंट्रोल पाने के लिए वायलेंस होते हैं। अब ये वायलेंस अलग अलग तरीके से होते हैं, हर घर के हिसाब से अलग अलग, कहीं पे फिजिकली, कहीं पे मेंटली, कहीं पे फाइनेंशियली, और हर घर के हिसाब से अलग होते हैं। लेकिन ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे से किया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस में एक साइकिल की तरह काम करता है। कुछ महीने नॉर्मल लाइफ चलेगी, फिर डोमेस्टिक वायलेंस होगा, फिर मैनिपुलेशन होगा, फिर कुछ महीने नॉर्मल लाइफ चलेगी, फिर कुछ डोमेस्टिक वायलेंस हो गए, फिर मैनिपुलेशन होगा। और इस मैनिपुलेशन में आपको एक चीज़ समझाई जाएगी कि कई बार तो आपको ये बोला जाएगा कि आपकी भलाई के लिए किया जा रहा है। कुछ लोग मेल एग्रेशंस रीज़न बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद से बड़ा कोई मर्द नहीं था, जबकि इन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा अग्रेशंस जैसा कोई काम कभी किया ही नहीं। और हर जगह अगर ये चीज़ सेम होती तो एक आदमी फीमेल बॉस से गाली खाता है, वो कभी हाथ नहीं उठाता। फीमेल टीचर्स भी होती हैं, फीमेल कलीग्स भी होती हैं, और रास्ते में इतनी फीमेल्स मिलती हैं, उन पर कभी हाथ नहीं उठाएगा। घर के अंदर भी उसकी चाची, माँ, बुआ, ताई सब लोग होते हैं, जबकि ऐसा क्यों? वो सिर्फ एक ही औरत पे हाथ उठाता है, उसे ही अपना शिकार बनाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी हदें कहाँ तक सीमित है। और जब भी आपके सामने डोमेस्टिक वायलेंस का केस आएगा तो आप एक चीज़ देखिएगा, जो आदमी अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा अनसक्सेसफुल होता है वही लड़की पे हाथ उठाता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से कोई भी आदमी किसी भी लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन 3 में से 1 औरत के ऊपर हाथ उठता ही उठता है। इसका मतलब कि 33% हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से क्रिमिनल है, और वो इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि उनकी किसी ने कंप्लेन नहीं की। आप कोई भी डेवलप कंट्री का एग्जांपल ले लीजिए, उनमें लड़के और लड़कियों का दोनों को बराबर का पार्टिसिपेशन बराबर होता है। कोई भी कंट्री अपनी 48% पॉपुलेशन को इनकेपेबल बना के आगे नहीं बढ़ सकती। सेम यही चीज़ घरों में होती है। वो घर ज़्यादा आगे बढ़ता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैपेबल होते हैं। जब हम गुलाम थे, ब्रिटिश हमें जहर खिला खिला कर नहीं मार रहे थे, वो लोग भी यही करते थे। हमें इक्वल नहीं समझ रहे थे, हमारे अधिकार छीन रहे थे, और इस चीज़ के लिए हमारे देश के लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। और जब वो आज़ादी हमें मिली तो हमने अपनी 48% पॉपुलेशन के साथ भी वही किया जो हमारे साथ होता आ रहा था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से एक मर्द और एक औरत बराबर है, लेकिन हमारी सोसाइटी के हिसाब से नहीं। सोसाइटी या तो कॉन्स्टिट्यूशंस चेंज करा ले या फिर इस बात को मान ले कि जो वो कर रही है वो गलत कर रही है। हम लोग बहुत जल्द खुश हो जाते हैं कि हम चांद पर पहुंच गए, लेकिन क्या फ़ायदा उस चीज़ का जब हम 6 बजे के बाद घरों से बाहर लड़कियों को जाने ही नहीं भेजते। 6 बजे के बाद जब वो घर से बाहर जाती है तो रिस्क है, गलती भी उसी की है, क्योंकि बाहर जो लड़का है वो तो बेचारा अपना काम कर रहा है, गलती तो सिर्फ और सिर्फ लड़की की है। भरी बस में अगर सिर्फ कंधा टच होने से अगर किसी को मज़ा आया तो क्या वो इंसान है? दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की 48% की पॉपुलेशन 6 बजे के बाद कर्फ्यू में चली जाती है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम की धज्जियाँ उड़ जाती है, जबकि दुनिया में करे जाने वाले कामों में एक फीमेल मेल से दुगना काम करती है।
उसके बाद भी 99% जज मेल है, 90% सैलरी लड़के उठाते हैं, पार्लियामेंट में 80% सीटों पर मेल बैठे हैं, पूरी दुनिया में 80% प्रॉपर्टी पे हक लड़कों का है। इन सारी बातों को सुन के आपको लग रहा होगा कि लड़के जिम्मेदार हैं, तो ऐसा नहीं है। ये जितनी भी चीज़ें डिस्कस की है ये एक सोसाइटी की सोच है। इस सोच को मानने वाले लड़के भी हैं और लड़कियों को भी, और इस सोच के अगेंस्ट लड़ने वाले लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। ये सब जो डिस्कस किया वो वुमेन्स राइट का इशू नहीं है, ये ह्यूमन्स राइट का इशू है। किसी के भी अकेले चलने या अकेले कुछ करने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। तो प्लीज़ थोड़ा मिलके सब सोचिए। ये आपको और हमारे देश की बात है, परंतु इससे कहीं ज़्यादा आने वाली पीढ़ी को सही दिशा में शिक्षित करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको सही और गलत में फ़र्क करना ज़रूर बताएं। आप समझदार हैं, अपने बच्चों को सिखाएं कि उन्हें इन चीज़ों को लेके जागरूक होने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। उनके खिलाफ जो भी गलत सोच रहे हैं, गलत सोच में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो उन्हें कहे कि भेड़ चाल ना चले और चीज़ों को देखें कि आसपास क्या चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि मानव जन्म हुआ है, समाज में आए हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि वंश को आगे बढ़ाया जाए और 2 वक्त की रोटी के लिए काम किया जाए, क्योंकि वंश आगे तो सभी बेजुबान पक्षियों का आगे बढ़ता है, 2 वक्त की रोटी वो भी बड़ी आराम से हासिल करके खा रहे होते हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आने वाली युवा पीढ़ी को जागरूक करें, उन्हें समझाएं, ना कि सिर्फ सब बातें एक लड़की को सिखाएं, बल्कि लड़कों को भी कुछ सिखाएं, क्योंकि उन्हें भी दूसरे घर से संबंध बनाने होते हैं। बस मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे किसी भी वाक्य से किसी को बुरा लगा हुआ तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। और मैं चाहती हूँ कि ये जो मैंने आज टॉपिक लिया उसके बारे में आप लोग मुझसे डिस्कस ज़रूर करें कि आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, क्योंकि आप लोग जब मुझे बताएंगे कि आप लोगों ने इस टॉपिक से कुछ अच्छा आप लोगों को लगा या नहीं लगा, तो उससे मुझे पता चलेगा कि मैं किस वे में और नई चीज़ें कुछ लिखूं जिससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिले, या मैं कुछ अच्छा लिख पाऊँ और आप कुछ अच्छा सुन पाए, यही मेरा मकसद है। लेकिन आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को किस टाइप से, किस चीज़ के ऊपर आप मुझसे क्या लिखवाना चाहते हैं, जिससे सुन के आप लोगों को लगे कि कुछ सीखने को हमें मिला। तो ऐसा कुछ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, किस टॉपिक पे, या आज के टाइम में मतलब कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसे हमें उठाने की ज़रूरत है, या समाज के लोगों में मतलब उसके बारे में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। तो ऐसा कुछ भी अगर आपके मन में कोई भी होता है, कोई मतलब विषय होता है जिसको लेके आप चर्चा करना चाहते हैं, या अन्य अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल चल रहे होते हैं, तो वो लोग आप मुझे बता सकते हैं। और इसके अलावा मैं इतना ही कहूँगी कि जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे कि आप किस टॉपिक को लेके, या आप मतलब किस चीज़ को क्लियर करना चाह रहे हैं, या आपकी क्या सोच है, या आप समाज में क्या मतलब लोगों को प्रेरणा देना चाह रहे हैं अपने माध्यम से, या आपके अंदर क्या एक्टिविटी है, तो वो सब चीज़ें अगर आप मुझे बताएंगे तो हो सकता है कि मैं आप लोगों की मदद कर सकूं। और आप सब लोग मेरी इतनी मदद करते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो बस मेरी कोशिश यही है कि अगर आप लोगों को किसी विषय पर चर्चा करनी है डीपली, या किसी भी विषय को समझना है, तो आप लोग मुझे बता देना। मैं जितना मुझसे हो सकता है उतना उस विषय पर बात करने की कोशिश करूँगी, उसको आपको एक्सप्लेन करने की और आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। फिर भी अगर कुछ बाकी रह जाता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस चीज़ को आपको बिल्कुल क्लियर करने का जो मेरा निर्णय है वो पूरा करने की कोशिश करूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने एक टॉपिक उठाया, वैसे मैंने काफ़ी कुछ लिख रखा है, लेकिन सिर्फ ये मेरा फर्स्ट टॉपिक है। आई थिंक मैं ये चाहती हूँ कि अब इसके बाद मैं एक एक टॉपिक पर करके, क्योंकि इस समाज के अंदर सीखने की एक कोई वो उम्र नहीं होती कि हम किस उम्र में सीख सकते हैं या सिखा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि मैं अब एक एक टॉपिक को क्लियर करके आप लोगों के साथ रोज़ कुछ ना कुछ शेयर करूँ, जिससे आप लोगों को अच्छा लगे और आप लोग मुझसे कुछ सीख पाएँ। इससे बड़ी बात और मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को अच्छा लगता होगा।
एंड मैं दिल से आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ। और कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि आप मतलब लिखते हो या बनाते हो ऐसा कुछ, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि हमारे समाज में जो लेखक थे या जो कवि थे, हम उनकी धूल के बराबर भी नहीं हैं, क्योंकि वो एक महान इंसान थे। और हम कहीं ना कहीं सब लोग कुछ अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी हमने ही उसको अपना मतलब रूप दिया है। कहीं ना कहीं हम कुछ थोड़ा बहुत सुनते हैं, कुछ हमारे माइंड की क्रिएटिविटी होती है, तो दोनों को मिला करके वो एक सुंदर रूप धारण कर लेती है, जो और वही रूप मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को अच्छा लगा। धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।